दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत फिजाई आलूदगी पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही है। 29 नवंबर को पिछली समाअत के दौरान अदालत की जानिब से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमत को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई थी। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को शजरकारी के लिए जामा मंसूबा भी मुरतब करने और 12 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में हवा हुनूस जहरीले है, तो आज भी हवा का मेयार काफी इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। 300 से ऊपर आज हवा का मेयार दर्ज किया गया है और लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। खराब है तो सबको पता है, लेकिन ये मौसम ऐसा है कि इसमें धुंध तो हो जाती है। मुझे लगता है देश के पूरे हर भाग में इस तरह धुंध होती है और यदि AQI को मेजर करना है तो सब जगह भी उसकी माप करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है और हमें इसके मूल कारणों पर जाना चाहिए बजाय एक जगह लोकलाइज होने के। मुझे लगता है कि ये एक प्राकृतिक घटना है और इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल हो नहीं सकता है। फिर भी जो सरकार को कदम उठाने चाहिए उठा रही है और अच्छा कर रही है। प्रदूषण की इस टाइम बहुत बुरी हालत है। जैसे कि हम चल रहे हैं, हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आंखों में इनके तो भाई साहब के अभी पानी निकल रहा है। मेरे को जस्ट उन्होंने बताया अभी। अगर सवेरे के टाइम में आप देख लीजिए कितना प्रदूषण है। इनको सवेरे के टाइम में करना चाहिए। दोपहर में तो आम हो ही जाता है कि ट्रैफिक भी कम हो जाता है। आदमी निकलता है सवेरे के टाइम में ज़्यादा जॉगिंग करता है, ये करता है, तो उस टाइम पर प्रदूषण सही रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर तमाम तरह अहकामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुसलसल समाअत कर रहा है। पिछली समाअत 29 नवंबर को हुई थी। आपको बताएं, मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, आज फिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर समाअत करने वाला है। क्या लगता है, आज फटकार लगेगी या फिर कुछ राहत मिलेगी? जी देखिए, साफ तौर से आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान साहिबा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। तमाम जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार ने कल रात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया और उनकी तरफ से बताया गया है कि किस तरह प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कदम उठाए गए हैं, कितने गाड़ियों के चालान किए गए हैं और कितने डस्टिंग क्लीनिंग मशीन लगाए गए हैं। जी। बहरहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो यूपी सरकार की भी तरफ से बताई गई है और दिल्ली सरकार की तरफ से भी बताया गया है। तो उन तमाम हलफनामे को देखने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट फिर अहम सुनवाई करेगा। हालांकि आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो बेहद खराब है, क्योंकि वेरी पुअर और बहुत ही सीवियर स्तर पर है। तो देखना बेहद अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारें एक तरफ ये कह रही हैं कि उन्होंने प्रदूषण के स्तर को कम कदम है वो उठाए हैं, तो बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर आखिर कम क्यों नहीं हो रहा है, इस दिशा में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ये नसीहत दी थी कि प्रदूषण को कम करने को लेकर तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जमीन पर काम करें, कागजों पर नहीं। तो आज देखना है कि जो हलफनामा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उस हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट कितना होता है। वहीं सुशील, पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पराली वाला मामला है, पराली जलाने के मामले पर लेकर रियासती हुकूमत काम करे, क्योंकि पराली जलाने की जो परेशानी है वो दिल्ली और हरियाणा क्यों भुगते? जी बिल्कुल साहिबा, सही कह रही हैं कि पराली जलाने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी और जिस तरह पराली की बात कही जा रही थी, ऐसे में पराली को लेकर केंद्र सरकार से ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पूरी दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। सवाल ये है कि आखिर पराली जो एक प्रमुख समस्या है हरियाणा और पंजाब को लेकर, उनको जलाने से रोकने के लिए सरकार के द्वारा कदम क्या उठाए जा रहे हैं और क्या उन किसानों से संपर्क कर रही है राज्य सरकारें, क्योंकि पराली जलाने को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ा स्टैंड लिया गया है। तो ऐसे में अगर पराली जलाने से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में हो रहा है तो सरकारों के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है पराली जलाने से रोकने को लेकर। तो तमाम पहलुओं पर साहिबा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम है कि राज्य सरकारें क्या कहती हैं, पंजाब सरकार की तरफ से पराली जलाने के मामले में क्या कुछ कहा जाता है। लगभग 11:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इन तमाम पहलुओं पर सुनवाई करेगी। बिल्कुल, तो देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि लगातार जो दिल्ली में एयर क्वालिटी है वो
बहुत ही पुअर दर्ज की जा रही है। ऐसे में इस समात की अहमियत बढ़ जाती है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के गिर सोमनाथ से ये बड़ी खबर है। तेज हवाओं की जद में आकर कश्तियां डूबी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 माहीगीर लापता हुए हैं। हालांकि इस मामले में राहत कार्य जारी है। तो गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गिर सोमनाथ से बड़ी खबर है, जहां पर तेज हवाओं की जद में आकर कुछ कश्तियां के डूबने की खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 माहीगीर लापता हुए हैं और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। राहत कार्य का काम भी जारी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गुजरात के गिर सोमनाथ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज हवाओं के चलते कई कश्तियों के डूबने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 10 से 15 माहीगीर कश्तियां डूबने से लापता हो गए हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ से राहत कार्य का काम जारी है। लोगों को और माहीगीरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 10 से 15 माहीगीर लापता बताए जा रहे हैं और ये मामला है गिर सोमनाथ का, जहां पर तेज हवाओं के चलने की जद में आकर कश्तियां डूबी हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे जनक इस वक्त जुड़ गए हैं। जनक, बताइएगा क्या वहां पर इस वक्त राहत कार्य चल रही है और कितने लोगों के लापता होने की खबर है? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गिर सोमनाथ का नवा बंदर जो इलाका है, वहां पर ये कल रात को तेज हवाएं चल रही, काफी तेज हवाएं। हालांकि मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी थी कि अगले 3 दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और कई जगहों पर भारी से भारी बारिश होने का अनुमान था। तो कल देर रात को वहां पर बेहद तेज रफ्तार हवाएं चली और जो वहां पर बोट लगी हुई थी, उस बोट में 15 जितनी बोट्स हैं वो इतनी समुद्र की जो लहरें थी उसमें उससे नुकसान पहुंचा और 15 जितनी बोट डूब चुकी है, जबकि 15 जितने मछुआरे जो उस बोट में थे वो कल रात से ही लापता है। तो उनको अभी ढूंढने और राहत बचाव। लेकिन जनक, इंतजामिया ने अलर्ट किया था, फिर भी ये लोग माहीगीर जो है ये वहां पर क्या कर रहे थे? ये खाली क्यों नहीं किया था इलाका? देखिए, ये सारी जो बोट थी, जो जानकारी आ रही है, प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सारी जो बोट थी वो समुद्र किनारे ही थी और वहीं पे किनारे पर बोट लगी हुई थी और बोट्स में वो रह रहे थे। ऐसे में ये अचानक से तेज हवाएं चली, ऊंची लहरें उठी और उसके बाद सारी जो बोट थी वो डूबने लगी। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कई बोट्स समुद्र में खींचती चली दिख रही है और तेज हवाएं और लहरें उनको अपने साथ लेते जा रही है और उसमें 15 जितने मछुआरे हैं वो अभी लापता बताया जा रहा है, जिनको अभी राहत बचाव और ढूंढने की कोशिश स्थानीय प्रशासन की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ा हादसा यह हो सकता है क्योंकि कई इसमें माहीगीर लापता है। जनक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले का नोटिस लिया है। कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में नोटिस जारी किया है। ख्याल रहे कि 22 नवंबर को सरकारी अस्पताल में 65 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से 20 से ज्यादा मरीज बीनाई से महरूम हो गए थे। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। अब तक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 22 नवंबर का पूरा ये मामला है, जहां पर एक सरकारी अस्पताल में 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद कई लोगों के साथ लापरवाही सामने आई है, जिसमें कई लोग बीनाई से महरूम हो गए हैं। पिछले 22 नवंबर को जब ये पूरा मामला सामने आया था, तब भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी और तफसील बताई थी किस तरीके से ये डॉक्टरों की लापरवाही का पूरा मामला है। इसमें इंसानी हुकूक कमीशन ने अब इस मामले का नोटिस ले लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही के मामले का नोटिस लिया है इंसानी हुकूक कमीशन ने और चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। और क्या कुछ इस पर अपडेट है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 65 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इन्फेक्शन कुछ हुआ था लोगों की आंखों में और जिसकी वजह से 20 से ज्यादा मरीज बीनाई से महरूम हो गए थे। तो बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन के लिए लोग आए थे और दूसरी तरफ वो बीनाई से ही महरूम हो गए। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें भी तश्कील दी गई थी।
मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रियांक सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक सौरभ, पिछली दफा भी हमने आपसे तफसील ली थी, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई की बात करें तो टीम लगातार इस मामले को जांच कर रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वह इस पर लगातार जांच कर रही है। लेकिन एक ताजा मामला ये है कि अब तक जो है वह 15 लोगों का आंख निकाला जा चुका है और आज भी कई ऑपरेशन होने हैं। तो ये मामले जो है वह बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अब विभाग के तरफ से भी इसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है, जांच की जा रही है और लगातार उस डॉक्टर को भी ढूंढा जा रहा है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन थे, कौन कौन दोषी हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं प्रियांक, लोगों में भी गुस्सा होगा, जो मरीज हैं उनके आले खाना को भी इसमें लेकर काफी गुस्सा होगा। जी, बहुत गुस्सा है। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें जिस दिन ये मामला तूल पकड़ा था, तो उस वक्त जो ऑपरेशन होने थे और जो मरीज दूर दूर से पहुंचे हुए थे वो लोग काफी नाराज हो गए थे, काफी गुस्से में थे और जो यह मामला था तो ऐसे में तमाम ऑपरेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा चुका था वो लोग अब ऑपरेशन कराने से मना भी कर रहे थे। साथ साथ ओटी को भी फिलहाल जांच के लिए जो है उसे सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोग काफी गुस्से में तो है। बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा है क्योंकि बड़ी लापरवाही है। ऐसे में प्रियांक, ये भी देखा जा रहा था कि ये ऑपरेशन फ्री में होने थे, तो कहीं फ्री के चक्कर में तो ये बड़ी लापरवाही नहीं हुई? किस वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, इसकी तस्दीक हुई है क्या? ये लगातार जो है वो जो सैंपल है परसों 3 दिन पहले जब टीम आई थी मंगलवार को, जो एसडीएमओ के नेतृत्व में पूरी टीम आई थी, तो उस वक्त जो है वो तमाम सैंपल लिए गए थे जो लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, तो उन सब का सैंपल लेके जाया गया है और अब तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। आज संभवतः सिविल सर्जन से इस मामले को लेकर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो अभी इसमें कार्रवाई तेज करने की जरूरत है क्योंकि 22 नवंबर का मामला है, अब तक 10 दिन हो चुके हैं और इसमें किस वजह से ये पूरा मामला हुआ, अगर इसकी तस्दीक नहीं हुई है तो ये बड़ी लापरवाही है। प्रियांक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राज्यसभा अरकान की मुअत्तली के फैसले को वापस लेने की मांग पर अपोजिशन जमातें अड़ी हुई हैं। दबाव बनाने के लिए वो मुसलसल एहतजाज भी कर रही हैं। पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामान एहतजाज कर रहे हैं और आज भी करेंगे। गुज़िश्ता दिनों से अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरपर्सन से मुअत्तली के फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि राज्यसभा चेयरपर्सन ने मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला ज़वाबित के मुताबिक लिया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा हुआ है। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, 4 दिन हो गए हैं और मुअत्तली को लेकर अपोजिशन पार्टियां अड़ी हुई हैं। क्या लगता है, क्या ये मुअत्तली बरकरार रहेगी? बिल्कुल, देखिए, जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी जो विपक्षी दल हैं, तमाम विपक्षी दल के सांसद, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और वो जो निलंबित सांसद हैं 12, अब वो सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने आज 10 बजे इकट्ठा होंगे और वहां फिर से धरना प्रदर्शन देंगे। और इस धरना प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों की एक बैठक भी होगी जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह के मामलात आ रहे हैं, जिस तरह के बयान आए हैं, चाहे सरकार की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, उससे ऐसा लगता नहीं है कि गतिरोध जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले वो माफी मांगे और उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि माफी किस बात की मांगी जाए, जबकि ये मामला मानसून सत्र का था और ऐसे में शीतकालीन सत्र में इस पर कार्रवाई बनती नहीं है। हालांकि जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने चेयरमैन वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी थी और उस बाबत उन्होंने कहा था, उनसे अपील की थी कि उनके पास सारे अधिकार होते हैं और वो चाहें तो जो निलंबित सांसद हैं, उन निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सकता है। एक कोशिश की थी इनकी तरफ से कि स्पीकर चेयरमैन इसमें इंटरफेयर कर रहे और उसके बाद फैसला लें,
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी व्यवहार किया गया था सांसदों द्वारा वो अनरूली व्यवहार था और ऐसे में उस पर माफी नहीं बनती। अगर जब तक उस जो कार्रवाई की गई उस पर जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उस पर वापस करने में कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने मौकिफ पर अड़ी हुई हैं। वहीं अपोजिशन हर रोज सुबह से लेकर शाम तक गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज कर रही है और चेयरपर्सन से यही मुतालबा है कि वो मुअत्तली को वापस लें। रवि सिसोदिया हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सहारनपुर का दौरा करेंगे, जहां वो माथा शाखंभरी रियासती यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे अमित शाह के साथ। वहीं सदर तहसील में संगे बुनियाद तकरीब होगी। तकरीबन 51 एकड़ पर ये यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी, जिस पर 92 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वहीं रैली भी की जाएगी, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्दी के इस मौसम में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी जमातें जल्द से जुलूस और रैलियों का एहतमाम कर रही हैं। दावों और वादों का दौरा है। हरीफों और मद मुकाबिल को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा भी होने वाली है, बुंदेलखंड पहुंच रही है। आज यात्रा का आखिरी दिन है। अखिलेश यादव आज ललितपुर में आवामी इजलास से खिताब करेंगे। अखिलेश की यात्रा का पहला बड़ा बांदा जबकि दूसरा महोबा था। आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी सरगर्म नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद का दौरा करेंगी, जहां कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली होगी। आज जो भी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं, उसको लेकर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो वाकई चढ़ा हुआ है और यहाँ पर सियासत के रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं, सियासत के रास्ते बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी बयानात में बहुत बड़ी तब्दीली है और सियासी जो मौजूआत हैं उनमें भी बहुत तब्दीली हम देखते हैं। देखिए, रैलियों का और प्रतिज्ञा का दौरा है और जाहिर है कि मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ उन्वानात से रैलियां कर रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से अपने अपने वोट बैंक को जमा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके पेश नज़र आज भी बहुत अहम दिन है। देखिए, जहाँ तक बरसर इक़्तिदार जमात का ताल्लुक है तो बरसर इक़्तिदार जमात की जानिब से ये कोशिश मुसलसल की जा रही है कि अब लोगों को कम से कम इस हद तक मुतासिर कर दिया जाए कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि नहीं, हुकूमत ने कुछ किया है और हुकूमत मजीद कुछ करना चाहती है। तो यूनिवर्सिटियों को क़याम की बात है। आज सहारनपुर में वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला दिनेश शर्मा रहेंगे। यूनिवर्सिटी का बाकायदा संग रखा जाएगा, संग बुनियाद रखा जाएगा। तो देखिए, ये जो सिलसिला है ये काफी दिन से चल रहा है और इलेक्शन दस्तक दे चुका है, तो अब कहीं ना कहीं मुतासिर करने की कोशिश है और ये जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है इसके हवाले से पैगाम देने की कोशिश है कि मुख्तलिफ हवालों से हुकूमत काम कर रही है और तालीमी मैदान में भी उसके फायदे दी। चलिए, तो आज क्या क्या सरगर्मियां रहती हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तारिक कमर, बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुमकिन खतरे के पेश नजर हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एडवाइजरी में तरमीम की है। मुतासिरा मुल्कों से आ रहे मुसाफिरों की तिब्बी जांच और उन्हें अलग थलग किए जाने समेत दीगर एहतियाती तदाबीरें की जा रही हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने मीटिंग तलब की है। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर तैनात सेहत आमा के अफसरान के साथ वजीर सेहत मीटिंग करेंगे। उधर अमेरिका में ओमिक्रॉन के एक मामले की तस्दीक हुई है, जबकि जनूबी अफ्रीका में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। WHO के मुताबिक दुनिया के 23 मुल्कों में ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक हो चुकी है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।